बैक दोस्तों तो पिछली वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 को एंड कर चुका है और इस बार हम प्रश्नावली 1.2 को ख़त्म करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इसका गुणनखंड विधि से हमको हल करना है, ठीक है। मतलब इसका गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने इसको कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को चलो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे। गुणनखंड विधि से आप लोग तो हल किए होंगे। अब इसमें हम जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दो से विभाज्य होगा। जीरो है यानी सम संख्या है, सम संख्या है तो दो से विभाज्य होगा। सबसे छोटी घात हम लेंगे, अगर दो से नहीं विभाज्य होता तो हम 5 से करते, लेकिन ये दो से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि सम है। तो दो लिखेंगे। अब देखो दो सत्ते 14 होता है, 7। अब ये जीरो तो 70 हो जाएगा। उसके बाद फिर दो से लिखें करेंगे क्योंकि सम है, तो ये हो जाएगा 35। उसके बाद ये फिर दो से नहीं जाएगा, तो ये इसको 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से क्योंकि 5 है लास्ट में। 5 से 35। उसके बाद ये 7 से जाएगा। 140 का क्या हो जाएगा, दो गुणे दो गुणे 5 गुणे 7, ये जितना भी है इसको मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे। अब देखो 140 का दो गुणे दो, ये दो की घात हो जाएगा, दो गुणे दो यानी कि दो के पावर दो गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा इसका आंसर होगा कुछ इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। तो दूसरा है 156। तो 156 है, तो इसको कैसे करेंगे, बस 156 लिख दीजिए और इसको फिर से इसी तरीके से गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो ये सम संख्या है तो दो से चला जाएगा, तो दो सत्ते 14 होता है। अब इसमें गया एक, तो दो अठे 16, तो इसमें आ जाएगा दो। अब दो तिहाई 6, 3, इसमें एक गया 9। अब ये देखो दो से नहीं जाएगा, ये जाएगा फिर तीन से। तीन से चला, तीन एकम तीन और तीन त्रिक 9, 13। अब ये 13 दो से जाएगा ना, तीन से, ये जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। अब हम लोग लिखेंगे 156 बराबर दो गुणे दो, दो गुणे दो गुणे 3 गुणे 13। अगर देखो कोई सेम चीज़ है तो हम उसको पावर में ला देंगे, जिससे कि हमारा सवाल अधिक सुव्यवस्थित लिखे। तो यहाँ दो देखो, दो दो जहाँ है इसका मतलब दो के पावर दो कर देंगे तो यही सेम चीज़ हो जाएगा। अगर हम दो के पावर दो करते हैं तो यही ना लिखते हैं, दो गुणे दो। तो सेम यही चीज़ हम लोग इसमें कर देंगे, गुणे 3 गुणे 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। 38 25 सेम इसी तरीके से इसको चलो करते हैं। 38 25 इसको भाग दे देंगे। देखो ये दो से जाएगा, दो से नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कहीं पर दो भी नहीं है। तो फिर तीन से भी नहीं, तीन से तीन कम तीन और 6 12 नहीं जाएगा तीन से। ये जाएगा 5 से, 5 से जाएगा। तो आई थिंक ये इसको तीन से चले जाना चाहिए। चलो तीन से एक बार देखते हैं। तो तीन एकम तीन और तीन दूनी 6 गया, दो इसमें, तो दो इसमें गया, तो तीन सते 21 और एक जगह 5 चला गया, ये तीन से चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से इसको तीन से हम लोग करेंगे। तीन से इसको जब फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा तीन चौके 12 और तीन दूना 6 1, तीन पच्चे 15। उसके बाद अब की बार इसको तीन से फिर से देखते हैं। तीन से इस बार तीन से नहीं जाएगा, इस बार जाएगा ये 5 से, ठीक है। इस बार ये 5 से ही जाएगा। तो पचोटे 40, 40 तो इसमें दो जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो पचा 25। इसके बाद फिर से 5 से इसको करेंगे तो 17 पचे 85। उसके बाद ये स्वयं 17 से ही जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 38 25 का क्या हो जाएगा, तीन, तीन गुणे तीन गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब अगर देखो तो यहाँ पर तीन है और तीन, तो इसका तीन का घात हो जाएगा, गुणे 5 है 5 यानी 5 का तीन का वर्ग होगा ना, क्योंकि ये दो बार है ना, तीन और तीन, तो तीन का वर्ग 5 का वर्ग फिर गुणे 17 एक बार है तो 17 लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई इसके तरफ, आई भी चौथे नंबर की तरफ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5005। तो 5005 है तो सिंपली इसको 5005 लिखेंगे इस तरीके से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो दो तो इसमें जाने का गुंजाइश ही नहीं है, तो इसको ले जाएंगे डायरेक्ट 5 से। तो 5 एकम 5, अब ये जीरो जीरो और 5 एकम 5, 1001 आ जाएगा। अब 1001 को देखो क्या से विभाजित करेंगे,
1001 है तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 5, 5 से तो ये नहीं जाएगा, 7, 7 से देखो, 7 से शायद जा सकता है, तो 7 से 7 एकम 7, इसमें गया 3, 7 चौक 28, और फिर इसमें 17 21, 143 आ जाएगा। उसके बाद इसको ये कितने से चला जाएगा, ये फिर चला जाएगा 143, 7 7 दूना 14, फिर इसमें नहीं जाएगा, 10 11, 11 से शायद 11 से चला जाएगा, हाँ 11 से चला जाएगा, 11 कम 11, इसमें गया 3 13, 11 से जाएगा 13 आएगा, ठीक है। तो 13 आएगा तो 13 से ही जाएगा एक। तो अब इसको देखें तो 5005 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसको देखें तो इसमें कोई तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन है भी, तो भी नंबर क्वेश्चन को चलो देखते हैं। 7429, 7429 है तो ये कितने से चला जाएगा, 7429, ये शायद जाएगा, ये 3 से तो नहीं जाएगा, 7 10 11 13 14, ये जाएगा शायद 17 से, 17 से ये शायद चला जाएगा, 17 से जाएगा तो ये हो जाएगा 17 4 4 3 437 होगा शायद, और ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा अपना क्या बोलते हैं 19 बार में, ठीक है, 19 बार में ये जाएगा। और 19 बार में अब इसको फिर से करते हैं, तो 19 का इसमें करेंगे, ये 17 से गया तो 437 आया, अब 437 19 से जाएगा, तो 19 से जाएगा तो हमारा आएगा 23, और 23 जो है 23 से ही जाएगा, तो इसका आ जाएगा 7 4 2 9, और इसका होगा 17, इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, मतलब कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 17 19 23, 17 19 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 खलास होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो क्या क्या है ये निम्नलिखित जो हमको दिया है पूर्णांक, तो ये दे रखा है 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। युग्मों के पहले हमको तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसकी जांच करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल जो है, मतलब कि 26 और 91 का गुणा करेंगे, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, और दोनों अगर सेम आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि 26 और 91 का देखते हैं। तो 26 और 91, तो अगर आप 26 और 91 का देखो तो 26 तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, हमको पहले लसा और मसा दोनों ज्ञात करना है। तो चलो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उसके बाद लसा और मसा दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो ये 2, तो ये 13 बार में जाएगा, फिर 13, तो ये आ जाएगा 1 13। तो यहाँ पर तो 26 का जो है 26 बराबर 2 गुणे 13, और 91 का तो ये चला जाएगा 7 से, 13 से, 13 जाएगा 1 से, तो 91 का 7 गुणे 13 आएगा। तो ये अब तो हम लसा ज्ञात करने के लिए तो हम जानते ही हैं कि इस सभी को लिख लिया जाता है, 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 13, मतलब उच्चतम घात जो होगा, जैसे कि अगर 2 है और 2 से भी कोई ऊंचा घात है तो हम उसको लिखेंगे, ना कि 2 को लिखेंगे। मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की जो हमारा गुणनखंड प्राप्त होगा उसमें सबसे ऊंचा घात हम लिखेंगे, ठीक है, जो भी संख्या रहेगी। तो उच्चतम घात लेने का मतलब, जैसे कि एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मानो कि ये कोई संख्या का ये है, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड ये है, कोई किसी संख्या का है, ठीक ना, किसी संख्या का है, और ये भी किसी संख्या का है। तो अब अगर हमको इसका लसा निकालना है तो हम इसमें से सबसे मान लो कि यहाँ पर 2 है, तो हम 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसमें से देखेंगे कि इन दोनों संख्या में इसकी सबसे उच्चतम घात क्या है। तो देखो यहाँ पर हम लोग दो दो पहले इसमें देखेंगे, 2 है, यहाँ पर 3 है, 5, इसमें से मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 के घाते 2 है,
मतलब कि इसमें एक घात है, इसमें दो घात है, लेकिन यहाँ पर दो के घात 3 है। तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी घात जिसमें रहेगा, हम जैसे कि यहाँ पर दो है तो दो को नहीं लिखेंगे, दो के घाते 3, सबसे बड़ी घात, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3, तो दो के घाते 3 को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दो के घाते 3 को लिखेंगे, और उसके बाद दो के घाते 2 और दो के घाते 1 को नहीं लिखेंगे हम लोग, गुणे 3 करेंगे। अब 3 को देखेंगे कि कोई इससे बड़ी घात तो नहीं है, तो 3 की ही सबसे बड़ी घात इसमें देखो, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 1 है। उसके बाद यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो इसमें हम सबसे पहले 3 की घात 2 को लिखेंगे, और ये जो इससे छोटा है 3 की घात 1, 3 की घात 1, इनको हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसी तरीके से 5 है, तो 5 की घात सबसे पहले, सबसे बड़ी घात क्या है 5 की, 1 है, और इसमें भी 1 है, तो हम किसी एक को लिखेंगे, तो 5 लिख देंगे, बस यही आ जाएगा लसा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका करेंगे। अब अगर हम लोग इसमें से देखें तो लसा निकाल हम लोग निकालते हैं, ल स, तो लसा बराबर हो जाएगा दो, देखो यहाँ पर 2 13 7 13, तो किसी कोई मैचिंग नहीं है, तो इसमें लिखेंगे 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 13, इस तरीके से। तो अब हम इसका सबका गुणा कर देंगे, तो सबका गुणा करेंगे तो आएगा हमारा इसका आएगा 182। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई चीज़ सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने गलती से इसको 13 गुणे 13 लिख दिया है, जो कि ऐसा नहीं होगा। इसमें ये 13 नहीं रहेगा, ये रहेगा 2 गुणे, ये रहेगा 2 गुणे 13 गुणे 7, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका आएगा 182, गुणा करके आप लोग जब देखेंगे तो इसका 182 आएगा। 13 दूना 26 गुणे 26 सतहियाँ 182, इस तरीके से। अब इस हम मासा ज्ञात करेंगे, तो म स, तो मौसम में हम लोग उभयनिष्ठ देखेंगे, मतलब कॉमन क्या है। तो देखो सबसे पहले 26 में देखेंगे 2 गुणे 13, और 91 में 7 गुणे 13, तो इसमें दोनों में जो कॉमन रहेगा, तो यहाँ पर कॉमन है 13, 13 यहाँ पर कॉमन है, तो इसमें देखो 26 में 13 कॉमन है, 91 में 13, जो चीज़ सेम रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर मौसा जो आएगा वो आएगा 13, जो कॉमन रहेगा। तो 26 और 91 का लसा है 182, और मौसा है 13। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी है, 26 और 91, तो हम लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल 26 और 91, तो 26 गुणे 91, और बराबर होता है HCF गुणे LCM के, बराबर HCF गुणे LCM। तो अब इसी तरीके से 26 गुणे 91 और बराबर HCF क्या है, HCF हमारा 13 निकल के आया, गुणे LCM क्या निकल के आया 182। तो 26 गुणे 91 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 26 गुणे 81 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2366। 26 गुणे 91 करेंगे तो आपका 2366 आएगा, और 13 गुणे 182 करेंगे तब भी 2366 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि दो संख्या गुणनफल जो है HCF गुणे LCM के बराबर है, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखते हैं 510 और 92 का। पहला क्वेश्चन में टाइम लगा क्योंकि मैंने आप लोगों को इसमें समझाया कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। 510 है तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें देखेंगे हम लोग 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 1 5, 255 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 से 50 25 और 1 51। अब ये जाएगा 17, 3 से चला जाएगा, फिर आएगा 17, और फिर 17 जाएगा 17 से। तो यहाँ पर 510 का क्या हो जाएगा, 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, गुणनखंड भी जिससे आप लोग आता होगा, तो ये हो जाएगा। तो 510 गुणे 2 5 10 3, 2 5 10 3 30 गुणे 17, 30 गुणे 17, यानी कि 17 3 51, 510 आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अब देखेंगे 92 का, तो 92 का देखेंगे तो 92 का हो जाएगा मेरा, ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 48, 48 नहीं 46 होगा, ये 46। अब फिर ये 2 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 23, अब ये जाएगा 23 से 1, तो यानी 92 का आ जाएगा। 92 से अगर आप लोग देखो तो 92 का क्या आ जाएगा, 92 का आएगा आपका 2 2 2 गुणे 2
गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसका 510 का अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुआ और 92 का ये गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें हम निकालेंगे 510 और 92 का लसा। तो देखो इसमें से हम सेम जो संख्या है देखेंगे कि इसमें क्या है, 2, इसमें 2, फिर इसमें 2 है, लेकिन उच्चतम घात जो है 1 है। 2 की उच्चतम घात इसमें और इसमें 1 है, तो यानी कि हम 2 को एक बार लिखेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, गुणे 5, तो 5 इसमें कहीं नहीं है तो 5 को सिर्फ 5 इसमें लिख देंगे, गुणे 3, तो 3 इसमें नहीं है तो 3 को 3 लिख देंगे, गुणे 17, 17 भी नहीं है तो 17 का 17 लिख देंगे, गुणे 2 तो हो गया और फिर बचा 23, तो 23 लिख देंगे, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इसका गुणा करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2 और 2 यहाँ पर एक सेम थे, तो 2 लिख दिए, और एक 2 जो यहाँ पर बचा है इसका लिखना हम लोग भूल गए हैं यहाँ पर। तो एक जो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 तो ये हो गया जो जोड़ा में है, और एक जो बिना जोड़ा का है उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर 5 3 17, इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये कुल मिला करके आपका आएगा, ये आपका 23,460 आ जाएगा, 23,460, ठीक है, 23,460 आ जाएगा। अब हम इसका मासा ज्ञात करते हैं, 510 और 92 का मासा। मासा में जो संख्या सेम रहेगी, तो इसमें देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, और फिर कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, जो मैच हो रहा है सिर्फ वही हमारा मासा कहलाएगा। तो यहाँ पर मैच हो रहा है 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये लसा निकल कर आया 23,460 और मासा 2। तो अब अगर हम लोग इसका देखें तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा है, दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्या का गुणनफल देखेंगे और फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या गुणनफल 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ 2 गुणे एलसीएम 23,460। चलो इसको गुणा करते हैं, 2 गुणे 23, 30 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 2 छके 12 हासिल 1 2 चौके 8 और 1 9 2 तिहाई 6 2 चौके 4, 46,920 आएगा। और फिर 510 गुणे 92 करेंगे तो इसका भी सेम टू सेम 46,920 आएगा। अतः यह भी प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। कुछ इस तरीके से सिद्ध हुआ, लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, कुछ इस तरीके से। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज आए। बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। तो देखो इसमें सबसे पहले 336 जो है 2 से चला जाएगा बहुत आराम से। उसके बाद 54 जो है 54 भी आराम से 2 से चला जाएगा। और 2 से जाने के बाद इसका जो लासा आएगा, लासा जो इसका आएगा ना, इसका लासा आएगा आपका 3024, 3024 आएगा लासा। और मसा आपका आएगा इसमें 6, ठीक है, इसमें आपका 6 मसा आएगा। तो आप लोग बस इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा और उसके बाद से आंसर आप लोग मिला लीजिएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद जांच कर दीजिएगा इस प्रोसेस से। दो संख्या गुणनफल मतलब इसका और इसका गुणा कीजिएगा, और उसके बाद जो एचसीएफ आएगा और एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा और आपका सवाल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जो कि आप लोग बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। सिंपल सा इसमें बस 3 ठो दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे हल। पहला 12 15 21, तो बारी बारी से हम लोग सबका करते रहेंगे। तो सबसे पहले 12 का करते हैं, तो 12 करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, 6 2 3, फिर ये 3 से। अब इसमें पेयर बनेगा ये 2 को, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब करते हैं 15 का 15, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 पचे 15 5 1, तो यहाँ पर 15 का लिखेंगे, 15 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब उसके बाद 21 का लिखेंगे, 21, ये 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा।
अब ये 21 का लिखेंगे 3 × 7। तो यहाँ पर अगर हम लोग लसन निकालते हैं तो देखो इस सब का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब हम निकालते हैं इसका लसन। तो लसन निकालने के लिए देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 में, सबसे पहले 12 में देखेंगे 2 गुणे, तो इसका हो जाएगा 2 × 3। अब देखो 3 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तीनों जगह पर है, तो हम किसी एक 3 को लिखेंगे, क्योंकि 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है, तो हम एक 3 को लिख लिए। उसके बाद गुणे 12, 15 में 5 है तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर 5। उसके बाद 21 में 7 है तो ये 7 लिख लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60 गुणे 7, 7 42, 420 आ जाएगा। और HCF, तो ये एलसीएम आ गया आपका 420, और एचसीएफ में तो जानते हैं जो मैच करेगा वही। तो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 मैच कर रहा है, यानी एचसीएफ इसका 3 है। अर्थात 12, 15, 21 का एलसीएम 420 है और एचसीएफ 3 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले 17 का करेंगे, तो 17 का 17 सही जाएगा। फिर 23 का करेंगे तो 23 का 23 सही जाएगा। फिर 29 का करेंगे तो 29 का भी 29 सही जाएगा। तो बस 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1। एक हम लिख सकते हैं, क्योंकि 17 गुणे 1 करेंगे तो भी 1 है, तो 1 1 सही जाएगा ना, तो इस तरीके से हम 1 1 सही जाएगा तो 1 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 29 बराबर 29 गुणे 1। तो अब अगर हम एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम तो बस 17 है, इसमें तो 17 लिखेंगे, गुणे 23 है तो 23 लिखेंगे, गुणे इसमें 29 है तो 29 लिखेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11,339, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ज्ञात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखो इसमें क्या मैच हो रहा है, तीनों संख्या में क्या मैच हो रहा है, 1 1 1। तो यहाँ पर एचसीएफ जो है इसका 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 में देखते हैं। ओके, 8, 9 और 25 में तो क्वेश्चन थर्ड है 8, 9 और 25। तो चलो पहले सबसे पहले 8 का करते हैं। तो 8 2 4, फिर 2 2 2 1। फिर 9 का करते हैं, 9 ये चला जाएगा 3 से, 3 1। 25 का करते हैं तो ये चला जाएगा 5 से, 5 5 1। तो चलो अब इसका देखते हैं 8 का। तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 9 बराबर 3 गुणे 3 हो जाएगा। 25 बराबर 5 गुणे 5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अब हम अगर HCF निकालें, HCF, तो मैच क्या हो रहा है इसमें, आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। मतलब कि कोई भी किसी भी एंगल से 8 में ना 9 में ना 25 में मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसका HCF जो है 1 आएगा, क्योंकि इसमें 1 होता है। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 1 1 1 यहाँ पर मैच करेगा, इसलिए इसका HCF 1 होगा। अब हम लोग इसका LCM ज्ञात करेंगे, LCM। तो LCM में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि इसमें तो 2 गुणे 2 गुणे है, इसमें भी 3, इसमें 2 गुणे 2 गुणे है, लेकिन इसमें नहीं है 2, इसमें भी नहीं है। तो हम सब इसी को लिखते जाएंगे सेम टू सेम। 5 गुणे 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसका आ जाएगा आपका 8 और 9, 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 गुणे 25। तो अगर आप लोग इसका करें तो इसका आएगा 1800। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका 1800 आंसर आ जाएगा। तथा मौसर 1, HCF 1 और LCM 1800। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। तो इधर इस क्वेश्चन नंबर चौथा है HCF 306 और 57 का HCF 9 दिया गया है, और LCM 306 और 657 का हमको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर हल लिखेंगे, हल। तो हमको 306 और 657 का एचसीएफ जो है वह कितना दिया है, का एचसीएफ बराबर 9 है, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। इसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो देखो इसका एक बहुत सिंपल सा एक इस तरीके से आपको है एक फार्मूला, अभी जो कि हमने वो ऊपर पढ़ा कि एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। अभी हम लोगों ने ऊपर ये फार्मूला पढ़ा है, आप लोगों को जस्ट अभी याद होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या दे रखा है, 306 और 657 है। तो इसका हो जाएगा 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ तो दे रखा है 9, तो 9 गुणे एलसीएम। तो देखो अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो 306 गुणे 657 और ये 9 आ जाएगा नीचे, बराबर आ जाएगा एलसीएम। तो बस अब ये 9 से इसको काट दीजिए, ठीक है, या फिर ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको हम लोग काटेंगे, तो काट दे क्या, तो पहले चलो इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 1 0 2 102 आएगा, 3 एकम 3 और 0 और फिर 2, और ये 3 से जाएगा 3। तो उसके बाद फिर कुछ कट रहा है इसमें शायद। अब देखो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9 और एक जाएगा 4, 3 चौकी 34, तो 6 एलसीएम बराबर 34 गुणे 657 हो जाएगा। तो 657 गुणे 34, सचौक 28, 2 4 बचे 20 और 2 22 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26, 17 21, 2 3 5 15 और 2 17 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 हासिल 1, 9 3 9 3 12 हासिल 1 और 1 1 2। तो आपका आ जाएगा एलसीएम बराबर 22,338। अब कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना शायद, नहीं सही है आपका, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। अतः 306 और 609 का एलसीएम 22,338 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका जो आंसर आप लोग लिखेंगे हल, तो इसका आंसर आप लोग अगर आप लोग अपना दिमाग से सोचो तो इसका आंसर आप लोग खुद कहोगे, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर 6n पर यह 6n जो है अंक है, अगर ये 0 पर समाप्त होगा तो ये 5 से विभाज्य होगा, और 5 से अगर विभाज्य होगा तो इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 2 गुणे 3 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे नहीं। क्या किस प्रकार से n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं। अगर ये 0 पर समाप्त होगा तो यह, क्योंकि 0 है तो 0 मतलब कि 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, लेकिन यहाँ 6 पावर n है, अर्थात 2 गुणे 3 के पावर यह है, लेकिन यहाँ 6n का गुणनखंड 2 और 3 ही है, 5 नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है सिंपली, ठीक है। अगर ये 0 पर समाप्त होगा तो 5 से विभाज्य होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 गुणे 3 ही है, तो इस तरीके से इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसको चलो व्याख्या करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल में देखो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है,
कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो अगर हम लोग इसका देखो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1001, और ये प्लस में 13, प्लस में 13 हो जाएगा। तो ये फिर हो जाएगा हमारा 1014, 1014 आएगा इसका आंसर। फिर इस तरीके से अब हम अगर देखें तो 1014 जो है, 1014 जो है ये विभाज्य हो जाएगा। इसका अगर जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो ये 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 के रूप में अभाज्य गुणनखंड इसका प्राप्त होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह एक संयुक्त संख्या है। अतः यह एक संयुक्त संख्या है। कुछ इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम सेम क्वेश्चन देखते हैं। एक और इसमें दिया है कि और 7 गुणे 6, तो उसका अगर देखेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5040 प्लस 5, यानी 5045, और 5045 भी विभाज्य होगा। अगर आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1009, और फिर आप सेम चीज़ ये लिख देंगे। अतः यह भी अभाज्य गुणनखंड 5 और 9 का गुणनफल है। अतः यह एक संयुक्त संख्या है। सेम टू सेम यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः यह 2 अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह एक संयुक्त संख्या है, आप यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे? मतलब कि कम से कम यहाँ पर वे पुनः प्रारंभिक बिंदु, मतलब कि जहाँ से वह स्टार्ट किए थे वहाँ पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो न्यूनतम उभयनिष्ठ यहाँ पर जो गुणक है वही उसी को हमको ज्ञात करना है। न्यूनतम बोले तो सबसे कम जो आपका दिखेगा, तो इसमें हमको लॉसा ज्ञात, कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें आपको लॉसा ज्ञात करना है। तो लॉसा ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हल, क्वेश्चन नंबर 7वां का हल, ठीक है। लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक बिंदु 18 12 मिनट पर सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट, 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे, ठीक है। 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनफल मिलेंगे, उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे, या इतना आप नहीं लिख रहे तो बस डायरेक्ट लिखो कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, बस ये आपको लिखना पड़ेगा इतना। और 18 और 12 का आप चलो एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 18 12 का एलसीएम, तो चलो इसका फर्स्ट से एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 18 और 12 इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये 2 से देखेंगे, 2 9 18, 2 6, अब ये 2 से चला जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, और ये 3, अब ये 3 से जाएगा 3 1, फिर ये 3 से जाएगा 1। अब इसका अगर देखें तो एलसीएम 18 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 मिनट। तो इसका आंसर आपका 36 मिनट आ जाएगा। तो बस यही थे आज के क्वेश्चंस, और इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म होता है। अब हम कल प्रश्नावली 1.3 को खत्म कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।